बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधांश हिंदी क्लासेस में। आज हम हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देखेंगे। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपको हिंदी साहित्य के इतिहास नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी नाम से एक प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, तो वहाँ पे आपको पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि हिंदी साहित्य की हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देखेंगे। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो शुरुआत होता है वो होता है गार्सद दस्तासी के इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई हिंदुस्तानी रचना से। गार्सद दस्तासी ने हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ लिखा था। इनकी रचना का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये एक फ्रेंच विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है ये रचना भी फ्रेंच भाषा में होगी। प्रकाशन की बात करते हैं तो इसका प्रथम संस्करण जो है वो उसके दो भाग कर दिए गए थे। प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटकर प्रकाशित किया गया था। प्रथम भाग जो है 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग भी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको आप लोग वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं किस संस्था से, किस कंपनी से ये प्रकाशित हुआ था। वो थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस रचना के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। पहली बात ये है कि ये फ्रेंच भाषा में रचित है। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगर इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में बात करें, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो ये वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है और इसमें उल्लेखित प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि इस रचना में अंतिम कवि और प्रथम कवि कौन है। तो अंतिम कवि हेमंत पंत हैं और प्रथम कवि अंगद हैं। अगला तथ्य है कि हिंदी के प्रथम कवि के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया गया है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन होगा, और काल विभाजन का भी प्रयास इस रचना में नहीं किया गया है। अच्छा, इस रचना में कितने रचनाकारों को संकलित किया गया है, तो वो है 738 रचनाकारों को संकलित किया गया है, लेकिन उसमें हिंदी के केवल 72 रचनाकार ही हैं। गार्सद दस्तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से तबकात ए शुअरा एवं तज़किरा ए शुअरा ए इंदी नामों से उर्दू में इसका अनुवाद किया था। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में जो है कुल 1004 रचनाकारों का परिचय दिया गया था और इसमें कितने थे? हिंदी के केवल 60 कवि थे। कितने थे? हिंदी के बस 60 ही कवि को इसमें शामिल किया गया था। अगला तथ्य है कि गार्सद दस्तासी के इतिहास ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी हिंदी में अनुवाद किया था और उसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसमें कुल रचनाकार जो थे वो थे 358 ईस्वी और इसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या बढ़कर जो है वो 220 हो गई थी। अच्छा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो थे ना, वो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। ठीक है। और अगला तथ्य है कि गार्सद दस्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। अगला जो ग्रंथ है वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1878 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई थी, इस कारण इसे 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित किया गया, यानी दोबारा प्रकाशित करवाया गया। और इसकी प्रकाशक संस्था जो थी वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में भी कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, वर्णानुक्रम पद्धति पर रचित है और ये कालिदास हजारा
के आधार पर रचित है। कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। और कुल रचनाकार इसमें 1003 हैं और कुल इसमें प्राकृत, हिंदी और अपभ्रंश तीनों के रचनाकारों को शामिल किया गया है। पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है इसमें। तो अगर प्रश्न आए कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो वो होंगे पुष्य या पुंड्र। काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। और शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा है, यानी केवल कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का नाम, बस इतना ही इसमें है, इसलिए शुक्ल जी ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में, और इसे पुस्तक के रूप में जो प्रकाशित किया गया था वो था 1889 ईस्वी में। इसके बारे में भी कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। विशेष तथ्य ये हैं कि अंग्रेजी भाषा में रचित है और वह कालानुक्रम पद्धति में रचित है। काल के अनुक्रम में इसकी रचना की गई है और 952 रचनाकारों का इसमें स्थान दिया गया है। पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था पहली बार, तो वो होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें कुल 12 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि कितने युगों में बांटा गया है, तो 11 युगों में बांटा गया है। युग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले युग को इसमें कहा गया है चारण काल, दूसरे युग को कहा गया है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरे युग को कहा गया है जायसी की प्रेम कविता, फिर आता है व्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और लास्ट में है विविध। तो इन 12 अध्यायों को, युगों को शुक्ल जी अध्याय मानते हैं, युग नहीं मानते। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न रचनाओं को आधार बनाया था, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस रचना के लिए किस किस ग्रंथों का सहारा लिया था। वो था इस्तवार द ललित रेत्यु एंदुई ये हिंदुस्तानी गार्षदत्तासी का ग्रंथ। उसके बाद शिव सिंह सरोज से इन्होंने कुछ तथ्य लिए थे, भक्तमाल से भी तथ्य इकट्ठा किए थे, मूल गोसाई बेणी माधव दास का जो उससे भी इन्होंने तथ्य इकट्ठा किए थे, कालिदास हजारा से भी इकट्ठा किए थे, फिर एक काव्य संग्रह श्रृंगार संग्रह सरदार कवि से, और विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी जो हैं इनके, और सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र का, और राग साद्रोग्धो राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का, इससे इन्होंने तथ्य इकट्ठा करके अपने ग्रंथ की रचना की थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत माना और भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना। तो ये जो कथन इन्होंने माना था, ये इनका सबसे गलत कथन माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था, और भक्ति काल को यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था, और स्वर्ण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर्ण युग जो है वो श्याम सुंदर दास ने कहा था, और स्वर्ण काल जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी क्लास मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करवाने वाली हूँ। बहुत ही जल्द, लगभग 30 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो ग्रंथ है वो मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु विनोद। सबसे पहले जान लेते हैं, मिश्र बंधुओं में 3 व्यक्ति शामिल थे, 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश। ठीक है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो कभी कभी पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि इनमें से मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे, तो ये 3 नाम दे देंगे और एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो बाकी ये प्रश्न सही करने के लिए इन तीनों के नाम जानना जरूरी है। तो वो है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी।
इनकी रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद था, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में ही हो गया था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। कालानुक्रम पद्धति पर रचित है और इसमें कुल रचनाकार जो है वो 4591 हैं, यानी बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 4591 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। पहला तथ्य है कि यह इतिहास ग्रंथ नागरी पचाड़ी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया था। मैं आपको पहली क्लास में बताई थी कि काशी नागरी पचाड़ी सभा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान चला था, तो उसमें जो तथ्य इकट्ठा किए गए थे उसके आधार पर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। और यह अभियान कब से कब तक चला था? यह अभियान सन 1900 से 1921 ईस्वी तक चला था। 1921 ईस्वी तक चला था। दूसरे तथ्य के बारे में बात करते हैं। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है और कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इन रचनाकारों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: उत्तम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का और सामान्य श्रेणी का। इन 3 श्रेणियों में इस रचना में कवियों को बांट दिया गया है। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वो है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में ऐसा देखने को मिलता है। अगला तथ्य है कि इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है, यानी उनकी आलोचना भी की गई है और सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है और ऐसा जो है ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण करके किया गया है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी हर कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न स्रोतों का सहारा लिया, यानी कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने ले करके इस ग्रंथ की रचना की थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ भी ले लिए थे, क्योंकि कवि जब अपने ग्रंथ की रचना करता है तो उसमें अपना भी परिचय देता है। तो वहाँ से भी इन्होंने तथ्य उठाए थे। शिव सिंह सरोज से इन्होंने तथ्य उठाए थे। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ से भी लिए थे और मुंशी देवी प्रसाद के लेख भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए थे और नागरी पचाड़ी सभा की खोज रिपोर्ट तो इन लोगों के पास थी ही। और अगला तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है और मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है इन्होंने। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य आधार माना गया है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से भी तथ्य लेकर के अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिश्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था वो कैसा था। मिश्र बंधुओं ने इस काल को 5 भागों में बांट दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। पहला था आरंभिक काल, दूसरा था माध्यमिक काल, तीसरा था अलंकृत काल, चौथा था परिवर्तन काल और 5वां था आधुनिक काल। इसके सन देख लेते हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पहले 2 भागों में बांटा। ठीक है, आरंभिक काल का समय उन्होंने 1700 से 1444 ईस्वी माना। उसके बाद से उसे उन्होंने 2 भागों में बांटकर पूर्व और उत्तर कर दिया था। पूर्व को उन्होंने 700 से 1343 ईस्वी तक माना और उत्तर को उन्होंने 1344 से 1444 ईस्वी तक माना। वहीं माध्यमिक काल की बात करें तो इसका समय उन्होंने 1445 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक माना और फिर इसके उन्होंने 2 भाग कर दिए, पूर्व और प्रौढ़। पूर्व का सन उन्होंने 1445 से 1560 ईस्वी माना और प्रौढ़ का 1561 से 1680 ईस्वी माना। अलंकृत काल की बात करें तो इसका समय जो उन्होंने बताया था, उन्होंने 1681 ईस्वी से 1889 ईस्वी के बीच को अलंकृत काल कहा और इसके पुनः 2 भाग करके पूर्व और उत्तर में इन्होंने इसके 2 भाग किए। पूर्व का उन्होंने समय 1681 से 1790 बताया और 1791 से 1789 का उन्होंने उत्तर अलंकृत काल उन्होंने कहा।
उसके बाद उन्होंने चौथा जो काल विभाजन किया था वो था परिवर्तन काल, जिसका समय उन्होंने विक्रम संवत 1890 से 1925 बताया है। उसके बाद उन्होंने पांचवा जो किया था वो था आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय उन्होंने 26 से वर्तमान 1926 से बताया, जिसे उन्होंने वर्तमान काल भी कहा था। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी है, जिसका रचना काल 1910 ईस्वी यानी 1910 ईस्वी में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, हिंदी नवरत्न। यानी इसमें हिंदी के 9 रत्नों के बारे में बातचीत की गई थी। पहले रत्न थे तुलसीदास, दूसरे सूरदास, तीसरे देव, चौथे बिहारी और पांचवें में इन्होंने त्रिपाठी बंधु करके भूषण और मतीराम को शामिल किया था। छठे थे केशव दास, सातवें थे कबीर, आठवें थे चंद्रबरदाई और नौवें थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और इसकी प्रकाशक संस्था है नागरी पचाड़ी सभा काशी। पद्धति इसकी विधेयवादी पद्धति है, जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और इसमें 997 रचनाकारों का परिचय मिलता है, यानी कह सकते हैं कि लगभग 1000। विशेष तथ्यों में इनकी बात करें तो विशेष तथ्य देख लेते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी काशी नागरी पचाड़ी सभा से हिंदी शब्द सागर जो निकला था उसकी भूमिका के रूप में इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी, किसमें 1928 ईस्वी में। तो इसका प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले किस नाम से लिखा था? तो हो जाएगा इसका सही आंसर हिंदी साहित्य का विकास। पूछा जाता है कौन से सन में? 1928 ईस्वी में। किसकी भूमिका के रूप में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रामाणिक यानी जो भी उसमें तथ्य हैं वो सभी प्रामाणिक हैं और आज भी प्रामाणिक हैं। इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद दूसरा 1940 में, तीसरा 1945 में और चौथा 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही महत्व दिया गया है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई, यानी उनकी अच्छाई और उनकी खराबी दोनों का ध्यान रखा गया है। कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक निरूपण भी इसमें किया गया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 सुस्पष्ट युगों में बांटा है और प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमियों की इन्होंने विवेचना की है। यानी हर युग में वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस युग की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, सभी पे उन्होंने विचार किया है। और प्रत्येक युग की रचनाकारों की प्रवृत्तियों का इन्होंने महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। रचनाओं की समीक्षा भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश भी है। और युगों का इन्होंने दोहरा नामकरण किया है, जैसे इन्होंने आदिकाल, वीर गाथा काल, ऐसे करके दो नाम लिखे हुए हैं। इन्होंने पहले कवि मुंज या भोज को हिंदी का पहला कवि माना है और अधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही स्थान दिया है। तुलनात्मक पद्धति का भी सहारा लिया है, यानी दो कवियों के बीच उन्होंने तुलना भी की है और गौड़ रचनाकारों को फुटकल श्रेणी में रखा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया था। अब देखा जाएगा कि किन किन रचनाओं से आचार्य शुक्ल जी ने तथ्य इकट्ठा किए थे। पहला था मिश्र बंधु विनोद। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्वयं का कथन है कि उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए हैं। उसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की और ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि से इन्होंने तथ्य लिए हैं। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है और इस ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से बहुत सहयोग मिला है।
केदारनाथ पाठक के बारे में, इनके सहयोग के बारे में उनको धन्यवाद करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में भी उनको धन्यवाद दिया है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर करती है। तो ये कथन जो है ना, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। बेसिकली ये कथन है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, और ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला जो ग्रंथ है वो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल का है। वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है और इसकी पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। उसके बाद आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में, और इसकी पद्धति है आलोचनात्मक और कालानुक्रम पद्धति। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड के रचनाकारों का ही वर्णन इसमें मिलता है, यानी इसमें आधुनिक काल नहीं मिलेगा। संधि काल, चारण काल से भक्ति काल तक का इसमें वर्णन है। इसके बारे में भी कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। शोध प्रबंध यानी जिसको लिखकर हम लोग पीएचडी करते हैं। तो ये इन्होंने बेसिकली डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको लिखकर अपना पीएचडी पूरा किया था। और इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और संधि काल में अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को शामिल कर दिया है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। हिंदी साहित्य की भूमिका 40, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। इनके बारे में भी विशेष तथ्य कुछ देख लेते हैं। विशेष तथ्य है कि रचनाकारों का मूल्यांकन करने में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया है और शुक्ल जी के वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल कहा है। आदिकाल को अगर प्रश्न आता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो वहां पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग करिएगा। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। भक्ति काल को एक नई दुनिया, ये प्रश्न तो हमेशा ही आता रहता है, तो इन्होंने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा था। और अब्दुल रहमान यानी अद्दहमाण को हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है। और शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसमें से अधिकांश को परवर्ती सिद्ध किया है, यानी उसके बाद का सिद्ध किया है। और गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उन्हें क्या किया, खंडित किया। तो ये कथन गणपति चंद्रगुप्त का है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो गणपति चंद्रगुप्त जी का ही है। रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। पहला हुआ था 1964 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1965 ईस्वी में। इसकी इतिहास लेखन की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसके बारे में विशेष तथ्य ये है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल इन्होंने कहा है और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में इन्होंने बांट दिया है। पहला है लोकाश्रय में रचित, दूसरा राज्याश्रय में रचित और तीसरा है धर्माश्रय में रचित साहित्य। तो इन्होंने भक्तिकाल साहित्य को 3 श्रेणियों में बांट दिया है। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ है। रचना इनकी है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, जिसके कुल 10 भाग हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। जो नॉर्मल हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वो उन्होंने लिखा नहीं है, उसे संपादित किया है पंडित हरदयाल के साथ मिलकर। तो ये थी आज की क्लास। आप लोग सभी क्लासेस के नोट बनाते जाइएगा। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी और जिन्होंने भी नोट बना रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नोट बना रहे हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए।
धन्यवाद।